Welcome you all in this class. Today we will discuss about extension program planning under course number AEXT 5121. एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जिसको हम कार्यक्रम नियोजन भी कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है, फिर प्लानिंग क्या होता है, देन फिर प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स से हमको गुजरना होता है अगर हम कोई प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम के बारे में। द टर्म प्रोग्राम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोग्राफिन मींस अ प्लान ऑफ प्रोसीजर। ये जो प्रोग्राम वर्ड है लैटिन वर्ड प्रोग्राफिन से डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है? प्लान ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया की योजना, मतलब कि क्या क्या कार्य हमको करना है वो इसके अंतर्गत आता है। द डिक्शनरी मीनिंग इज अ प्रोस्पेक्टस, और डिक्शनरी में इसका मीनिंग है प्रोग्राम का प्रोस्पेक्टस, अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स, अ प्लान ऑफ प्रोसीजर। अ प्रोग्राम मीन्स अ प्रोस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इश्यूड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज। मतलब क्या है कि कार्यक्रम का मतलब क्या क्या कार्य किए जाने हैं या वक्तव्यों की एक सूची होती है जो इसीलिए जारी किया जाता है या बनाया जाता है ताकि एक उद्यम या कार्य के प्रति समझ और रुचि बढ़ाया जा सके। मतलब किसी भी इंटरप्राइज या कोई भी कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या एक्टिविटीज हमको करना है वो सारी चीजें प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज एन आउटलाइन ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज। एक्सटेंशन प्रोग्राम को हम क्या बोल सकते हैं? गतिविधियों की रूपरेखा भी बोल सकते हैं हम। कार्यक्रम नियोजन मतलब ये जो अपना विस्तार कार्यक्रम जो है उसको हम गतिविधियों की रूपरेखा भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू केल्से एंड हेर्ने, एन एक्सटेंशन प्रोग्राम इज अ स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। प्रसार कार्यक्रम स्थिति, उद्देश्यों, समस्याओं तथा समाधान का वर्णन है। मतलब किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी चीजें इंक्लूडेड रहता है। According to Legans, extension program is a set of clearly defined, consciously conceived objectives or ends derived from an adequate analysis of the situation which are to be achieved through extension teaching activity। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि विस्तार कार्यक्रम स्पष्ट रूप से परिभाषित, कल्पना किए गए उद्देश्यों तथा प्राप्त किए जाने वाले परिणामों का एक संग्रह है जिसका निर्माण स्थिति के पर्याप्त विश्लेषण से किया जाता है तथा जिसे विस्तार शिक्षण गतिविधि के माध्यम से पूर्ण किया जाता है। तो लीगन के हिसाब से प्रोग्राम या कार्यक्रम को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है हिंदी में नियोजन। The word planning has been derived from the Latin word planta, means soul of the food, which provides base for an organizational body to stand on। ठीक है ना? तो ये लैटिन वर्ड प्लांटा से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सोल ऑफ द फुट, या पांव का तलवा भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन इसको दूसरे अर्थों में आप कैसे समझ सकते हैं कि ये एक नींव की तरह है या आधार है। ठीक है ना? तो जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं तो उसमें प्लानिंग जो है वो एक नींव की तरह कार्य करता है, आधार की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बिल्डिंग में अगर नींव अच्छे से हम डालें तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। उसी प्रकार से प्लानिंग अगर हमारा सही हो तो हम सही तरीके से प्रोग्राम बना भी सकते हैं और प्रोग्राम को अच्छी तरीके से चला के उसका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको हम नींव या आधार कहेंगे। In general, planning means an outline, draft, map, a scheme for making or doing or arranging something। ठीक है ना? तो सामान्य शब्दों में अगर हम इसको कहें तो क्या कर सकते हैं? यह एक रूपरेखा है, ड्राफ्ट है, मानचित्र है, या फिर कुछ बनाने या करने या व्यवस्थित करने का एक तरीका है। प्लानिंग इज डिजाइनिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव
एंड्स, नियोजन पाठ्यक्रम तैयार करना या पाठ्यक्रम का डिजाइन तैयार करना या किए जाने वाले कार्यों को सुव्यवस्थित करने का तरीका है ताकि परिणामों की प्राप्ति की जा सके। और इस प्लानिंग के अंतर्गत इट गिव्स आंसर टू व्हाई, वेयर, हुम, व्हाट, व्हेन एंड हाउ। प्लानिंग के अंतर्गत हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर खोजने की कोशिश करते हैं। व्हाई मतलब कोई भी कार्यक्रम क्यों किया जाए, वेयर कहाँ पे किया जाए, होम ठीक है ना, किसके द्वारा किसके लिए किया जाए, ठीक है ना, व्हाट क्या किया जाना चाहिए, व्हेन कब किया जाए, प्रॉपर टाइम क्या होगा करने का, हाउ किस प्रकार से किया जाए, क्या क्या प्रोसीजर्स हमको फॉलो करने होंगे, किस टाइप के मेथड्स हमको उसमें अप्लाई करने होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम प्लानिंग के अंतर्गत खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, planning is a process which involves studying the past and present in order to forecast the future, and in the light of that forecast, determining the goals to be achieved and what must be done to reach them. नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें भविष्य का पूर्वानुमान लगाने के लिए भूत मतलब कि पास्ट और वर्तमान मतलब कि भी प्रेजेंट का अध्ययन किया जाता है, और उस पूर्वानुमान या जो भी फोरकास्ट है के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है कि हमको एक्चुअल में क्या रिजल्ट प्राप्त करने हैं, ठीक है ना, हमारा गोल क्या होना चाहिए, तथा उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। तो ये प्लानिंग का मीनिंग है। और इन शॉर्ट अगर हम बोलने की कोशिश करें तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि कार्यक्रम में वर्तमान दशा, आवश्यकता, समस्या, उद्देश्य तथा उन सभी समस्याओं का उपचार आदि कार्य आते हैं, अगर प्रोग्राम को हम इन शॉर्ट बोलें। और उसी प्रकार से प्लानिंग या नियोजन को हम बोल सकते हैं संक्षेप में, ये नियोजन में समस्त क्रियाओं को इस ढंग से करना कि कार्य कुशलता पूर्वक हो जाए। मतलब प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि जो जो एक्टिविटीज हम करने जा रहे हैं, जो करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें प्रोग्राम में आएगा। प्लानिंग का मतलब कि उसको सुव्यवस्थित तरीके से कैसे अरेंज करेंगे और प्रॉपर वे में उस काम को हम कैसे करेंगे, वन बाई वन, ठीक है ना, तो वो प्लानिंग के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है। प्रोग्राम प्लानिंग या फिर कार्यक्रम नियोजन, it refers to the art of designing and implementing a course of action to achieve an effective program. कार्यक्रम नियोजन एक प्रभावी कार्यक्रम की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम या क्रियाओं को डिजाइन करने तथा उसे सुचारू रूप से चलाने की कला संदर्भित करता है। प्रोग्राम नियोजन के मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, इसमें हम एक्टिविटीज क्या क्या करना है वो सारी चीजें तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उसको किस प्रकार से चलाना है हमको, ठीक है ना, प्रॉपर वे क्या होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए उन सारे एक्टिविटीज का, ये सारी चीजें अगर हम समाहित कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम प्लानिंग कहलाएगा। इट इज एन एफर्ट टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन एक्सटेंशन एंड एजुकेशनल एंडिवर्स। यह विस्तार और शैक्षिक क्षेत्रों में जो संभावित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं उसको प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने का प्रयास होता है, ठीक है ना। It has also been defined as the process of preparing a systematic line of action for achieving certain overall and specific objectives in relation to needs and available resources, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जेएस गर्ग, जेएस गर्ग के आधार पर प्रोग्राम प्लानिंग को इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। प्रोग्राम प्लानिंग इज द प्रोसेस इन विच outline a procedure of work is so arranged as to enable efficient execution, ठीक है ना। तो जेएस गर्ग के आधार पर हम कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं, कार्यक्रम नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्यों की विधियों की रूपरेखा इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है जिससे कार्य कुशलता से संचालित हो सके। जेएस गर्ग ने इस प्रकार से परिभाषित किया है कार्यक्रम नियोजन को। लॉरेंस
के आधार पर हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड अंडरटेकिंग्स of an extension services. It includes program planning process, written program statement, plan of work, program execution, results, evaluation. मतलब लॉरेंस के आधार पर हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन है क्या है, सभी गतिविधियों का एक कुल योग है, ठीक है ना। तो इन गतिविधियों के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल की जाती है, प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस हो गया, रिटर्न प्रोग्राम स्टेटमेंट हो गया आपका, प्लान ऑफ वर्क कार्य योजना, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन या इसको इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, किस प्रकार से प्रोग्राम को चलाया जाना है, रिजल्ट्स, उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उसका प्रॉपर इवोल्यूशन होना चाहिए, मूल्यांकन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें प्रोग्राम प्लानिंग के अंतर्गत समाहित किए जाते हैं, ठीक है। और इसको ब्रीफ में हम अच्छी तरीके से समझना चाहें तो प्रोग्राम प्लानिंग का मतलब क्या है, प्रोग्राम प्लानिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस involving critical analysis of existing situation and the problems, evaluation of the various alternatives to solve these problems, and the selection of the relevant ones, giving necessary priorities based upon local needs and resources by the cooperative efforts of the people, both official and non-official, with a view to facilitate the individual and community growth and development, ठीक है ना। प्रोग्राम प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यह है एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या चीजें समाहित की जाती है, क्या क्या कार्य हमको करना होता है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मतलब मौजूदा स्थिति क्या है और समस्याओं का विश्लेषण करना, इवोल्यूशन ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, और जो भी समस्याओं का हमने विश्लेषण किया है, जो भी प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई की है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, इस प्रकार से उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, ठीक है ना। एंड द सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट वंस, और उन अल्टरनेटिव में से हमको रिलेवेंट वन जो बहुत बेस्ट हो, सबसे अच्छा हो, उसका चयन करना, ठीक है ना। अब वो चयन का आधार हमारा क्या होगा, गिविंग नेसेसरी प्रायोरिटीज बेस्ड अपॉन लोकल नीड्स एंड रिसोर्सेज, वहां लोकल लेवल पे जिनकी समस्याएं हम दूर करने जा रहे हैं, वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उन उपलब्ध रिसोर्सेज या संसाधनों के माध्यम से उनकी समस्याओं को हम दूर किस प्रकार से कर सकते हैं, ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूरी आवश्यकताएं भी पूरी की जा सके और उनकी समस्याएं भी दूर की जा सके, ठीक है ना। बाय द कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ द पीपल, बोथ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल, और ये सारे काम हम कैसे करेंगे, कोऑपरेटिव एफर्ट, ठीक है ना, मिलजुल के ये काम को करना है। इसमें हम जो आधिकारिक और गैर आधिकारिक दोनों प्रकार के लोगों को शामिल करना है। नॉन ऑफिशियल लोग मतलब क्या हो गया कि वहां के जो लोकल लोग हैं गांव के, उनको भी हमको शामिल करना है। ऑफिशियल मतलब कि जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स का सहयोग हमें प्राप्त करने की आवश्यकता है, वो सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इसमें हमको शामिल करना है। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं, अ व्यू टू फैसिलिटेट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ताकि व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास उनका किया जा सके, ठीक है ना। तो प्रोग्राम प्लानिंग जो है, कार्यक्रम नियोजन को हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया है, प्रिंसिपल्स और द जनरलाइज्ड गाइडलाइंस जो कि हमको फॉलो करना होता है कोई भी कार्य करते समय। तो वैसे ही प्रोग्राम प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या जनरलाइज्ड गाइडलाइंस है जिसको हमको फॉलो करना है, तब हमारा प्रोग्राम प्लानिंग सही तरीके से हो पाएगा। इसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड्स। जो भी प्रोग्राम प्लानिंग या कार्यक्रम नियोजन हम करने जा रहे हैं वो इस पर आधारित होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुराने जो हमारे अनुभव है उन अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर होने चाहिए। पुराना अगर हम कोई प्रोग्राम चलाए हैं तो उन प्रोग्राम में हमको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे हमको दिक्कतें हुई, वो सारे हमारे जो अनुभव है उसका हम एनालिसिस कर लें। प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है ना, मतलब कि वहां पे क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, उनकी क्या नीड्स है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको प्रोग्राम प्लानिंग करनी चाहिए।
देन फिर आप लोग देख रहे हैं एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव क्लियर एंड सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वुड सैटिस्फाई द इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ द पीपल। ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि विस्तार कार्यक्रम में स्पष्ट और महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए जो लोगों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सके। जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं वो सिग्निफिकेंट, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला हो। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी फिक्स्ड ऑफ द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टाइम। ठीक है ना। तो जो भी हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसको हमको किस प्रकार से सीक्वेंसिंग करनी है, किस प्रकार से उसका प्रायोरिटी डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, क्या क्या संसाधन लोकली वहां पर उपलब्ध हैं और कितना समय हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है ना। तो इसके आधार पर जो बहुत बड़ी समस्याएं उनकी है और जो उनकी फेल्ट नीड्स है, अति आवश्यक जरूरतें हैं, उन अति आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के बारे में सबसे पहले हमको सोचना चाहिए। ठीक है ना। और साथ ही साथ जो बहुत महत्वपूर्ण उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए और वो सारी समस्याएं हमको वहां पर उपलब्ध रिसोर्सेज के माध्यम से ही करना है। ठीक है ना। यहाँ पे टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास टाइम कितना उपलब्ध है और उस उपलब्ध टाइम में कौन सा काम हम कर सकते हैं, वो चीज हमको डिसाइड करना चाहिए। फिर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फोर्थ वन, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड क्लियरली इंडिकेट द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए और जहां के लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं वहां पे क्या क्या रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, क्या क्या संसाधन वहां पर उपलब्ध हैं और उन संसाधनों का उपयोग हम किस प्रकार से करने जा रहे हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड हैव जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल। ठीक है ना। तो जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम बना रहे हैं जनरल एग्रीमेंट विभिन्न स्तरों पर उनकी मान्यताएं जो है वो समान होनी चाहिए। विभिन्न स्तर पर कैसे, चाहे ग्रामीण स्तर पर हम बात करें, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल। ठीक है ना। तो हर लेवल के लोग उससे जुड़े रहते हैं, हर लेवल पर डिपार्टमेंट से जुड़े रहेंगे। तो इसका एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट जो है, मान्यताएं सभी स्तर पर समान होनी चाहिए। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व पीपल एट लोकल लेवल। ठीक है ना। जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वहां के जो स्थानीय लोग हैं उसको उसमें हम शामिल करें। ठीक है ना। चाहे जिस समय हम उनकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हों उस समय भी, चाहे हम ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर रहे हों, चाहे हम प्लान ऑफ वर्क बना रहे हो, चाहे हम उन प्रोग्राम्स का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो और क्यों ना हम उस प्रोग्राम का इवोल्यूशन ही कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, सभी स्तर पर हमको वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको शामिल करना चाहिए। ठीक है ना। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड इन्वॉल्व रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है ना। किसी गांव के लिए अगर हम कोई प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, कार्यक्रम नियोजन कर रहे हैं वहां के विकास के लिए, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या क्या इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं काम कर रही है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन वहां पर काम कर रहे हैं और ये रिलीवेंट है क्या हमारे कार्यक्रम से। जो संबंधित संस्थाएं और संगठन है, ऐसे संगठनों और संस्थाओं को हमको अपने कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उनका हेल्प हमको लेने की कोशिश करनी चाहिए कि किस प्रकार से हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करके उनका हेल्प ले सकते हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। ठीक है ना। हमारा जो कार्यक्रम है और जो हम कार्यक्रम नियोजन करने जा रहे हैं उस पर डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, मतलब हमारा जो कार्य योजना है निश्चित होनी चाहिए कि हम पहले क्या कार्य करेंगे, देन फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। ये कार्य योजना हमारी निश्चित होनी चाहिए। ठीक है ना। एक्सटेंशन प्रोग्राम्स शुड प्रोवाइड फॉर इवोल्यूशन ऑफ रिजल्ट्स एंड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोग्राम। जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग हम कर रहे हैं शुड प्रोवाइड फॉर इवोल्यूशन, मतलब कि उसका मूल्यांकन भी हमको करना है। ठीक है ना। तो आपके प्रोग्राम में मूल्यांकन की भी जगह होनी चाहिए। जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो प्रॉपर रिजल्ट जो चाह रहे थे वो आपको मिल रहा है कि नहीं, इस चीज का मूल्यांकन किया जाना बहुत आवश्यक है। एंड रिकंसिडरेशन ऑफ प्रोग्राम, अगर कहीं पे कोई लेक्यूना रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो उन कमियों को दूर करने के लिए रिकंसिडरेशन, उस पर पुनर्विचार करना है।
ठीक है ना, ताकि जो रिजल्ट हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट हमको मिल पाए। एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है ना, जिस कम्युनिटी जिस समुदाय के लिए हम एक्सटेंशन प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, उस प्रोग्राम का बेनिफिट इक्वली वहां के मेंबर्स को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को उस प्रोग्राम का बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है या ज्यादा फायदा हो रहा है, किसी को बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब उस प्रोग्राम के फायदे समान रूप से सभी को मिल रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल्स है प्रोग्राम प्लानिंग के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। इसको प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। प्रोग्राम प्लानिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं, कितने पद होते हैं इसके, कितने स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक देख रहे हैं सर्कल जैसा, ठीक है ना। इसमें हम 1 नंबर से चालू करते हैं, स्टेप 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 8। तो इसको ऐसा सर्कल में अगर हम दर्शाएं और बीचों बीच एक लाइन अगर हम खींच दें, तो ये 1 2 3 और 4 इधर का जो फेस है आपके लेफ्ट साइड का, वो प्रोग्राम डिटर्मिनेशन फेस कहलाता है। और राइट साइड का जो फेस है वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फेस कहलाता है। प्रोग्राम डिटर्मिनेशन फेस में ये 4 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, देन फिर एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, देन फिर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। तो ये चारों जो स्टेप्स हैं ये प्रोग्राम डिटर्मिनेशन मतलब कि कार्यक्रम का निर्धारण हम कर रहे हैं। ठीक है ना, कार्यक्रम जब पूरी बन जाएगी देन फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फेज। इस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फेज में उस प्रोग्राम को चलाने की बात की जाती है। डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है ना, इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस, रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो 4 स्टेप्स दिख रहे हैं ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। अब 1 बाय 1 हम ये सारे जो हमारे स्टेप्स हैं 1 to 8 उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि तथ्यों का एकत्रीकरण। जिस भी क्षेत्र के लिए, जिस भी रीजन के लिए, जिस भी गांव के लिए या जिस भी कम्युनिटी के लिए हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो तथ्यों का एकत्रीकरण। वहां पे क्या क्या फैक्ट्स है, ठीक है ना, क्या चीजें वहां पर उपलब्ध है, ठीक है ना, वो सबसे पहले जानने की हमको आवश्यकता होती है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस। प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस का सबसे स्टार्टिंग है, सबसे शुरुआत में ये चीज की जाती है। ठीक है ना, पर्टिनेंट डेटा में बी कलेक्टेड फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड सर्वे ऑफ द एरिया। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी डेटा है वो हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द अवेलेबल रिकॉर्ड्स। मतलब कि पहले से ही अगर किसी डिपार्टमेंट के द्वारा वो चीजें कलेक्ट करके रखी हुई हो तो वहां से हम ले सकते हैं, या सर्वे ऑफ द एरिया, या डायरेक्टली हम सर्वे करके ले सकते हैं। उस पर्टिकुलर गांव या उस पर्टिकुलर रीजन का सर्वे करके डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स से अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। और डायरेक्ट अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो ये प्राइमरी डेटा। जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा, जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। ठीक है ना, डेटास विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा कलेक्ट किए गए हों, वो सब सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो इसके लिए हम सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों टाइप का डेटा हम कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन relating to the people, their enterprises, levels of technology, facilities and constraints, values, etc. में भी collected। ये कलेक्शन ऑफ फैक्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें कलेक्ट की जाती है। क्या क्या एंटरप्राइजेस, क्या क्या उद्यम उपलब्ध है वहां पर, किस प्रकार की फसलें किसानों के द्वारा लगाई जा रही हैं, किस प्रकार का टेक्नोलॉजी है अभी यूज में, ठीक है ना, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हम लोग फेस कर रहे हैं उन चीजों को यूज करने के लिए, किस प्रकार की समस्याएं उनको आ रही है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसमें कलेक्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन में ऑल्सो भी कलेक्टेड फ्रॉम पंचायत, कोऑपरेटिव एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया। ठीक है ना, वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन है आपके या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ के लिए हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में हम आते हैं तो क्या है, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। ठीक है ना, स्थिति का विश्लेषण करना। जो भी हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं इन फैक्ट्स के आधार पर हम
स्थिति का आकलन करते हैं या विश्लेषण करते हैं कि वो पर्टिकुलर एरिया किस स्थिति में है अभी. द डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और देन एनालाइज्ड विथ द लोकल पीपल. दिस shall help in understanding the situation in its proper perspective. ठीक है ना. तो ये एनालिसिस ऑफ सिचुएशन जो कर रहे हैं वहां के लोकल लोगों को शामिल करते हुए हम एनालाइज कर रहे हैं. ठीक है ना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है ना. प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा शैल हेल्प इन करेक्टली आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. सबसे पहले हमने फैक्ट कलेक्ट किया, जो भी डेटा हमको मिला उसको हमने एनालाइज किया. ठीक है ना. एनालाइज करने से वहां की क्या एक्चुअल स्थिति है वो हमको पता चली, और उसी एनालिसिस के आधार पर हम समस्याओं का निर्धारण या पहचान करने की कोशिश किए. ठीक है. थर्ड स्टेप में there may be many problems but only the urgent and significant ones which may be solved with the available resources and within the limit of time should be selected. अब वहां पे समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, तो उन समस्याओं में से क्या क्या समस्याएं हैं जिसको हम वहां के रिसोर्सेस के आधार पर, वहां जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों से उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं. हमारे पास कितना समय है, ठीक है ना, उस समय को ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, सेलेक्ट करेंगे. ठीक है ना. प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने किया, उसका प्रायोरिटाइजेशन किया, प्रायोरिटी फिक्स की, उसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है, फिर उसके बाद ठीक है ना. अब देखेंगे कि वहां क्या क्या रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, उन रिसोर्सेस के उपयोग से हम किन समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हमारे पास टाइम कितना उपलब्ध है. ठीक है ना. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम उन समस्याओं का चयन करते हैं. Selections of large number of problems which cannot be properly managed lead to a failure of the program and generate frustration among the people. ठीक है ना. Selection of a large number of problems, अगर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम ले लें, ठीक है ना, जिसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा प्रोग्राम फेल होने के चांसेस ज्यादा होता है. ठीक है ना. और इस प्रकार से प्रोग्राम हमारा फेल हो गया, क्या होगा कि लोगों में एक तो फ्रस्ट्रेशन भी होगा, और दूसरा आपके डिपार्टमेंट की क्रेडिबिलिटी, जिस जिस डिपार्टमेंट के तहत आप काम कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी लोगों के बीच में खराब होती है. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट स्टेप की अपन बात करें तो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. ठीक है ना. उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना है. The objectives are set forth on the basis of significant needs identified. जो भी needs और जो भी problems हमने आइडेंटिफाई की है, वो नीड्स और प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए, नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना है, हमको उद्देश्य बनाने. ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्ट एंड स्टेटेड इन क्लियर टर्म्स. एकदम क्लियर टर्म में होना चाहिए. ठीक है ना. ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने क्या बताया था पहले कि एक्सप्रेशन ऑफ एंड रिजल्ट, हमको अंत में कहां तक पहुंचना है, तो वो क्लियर कट उसका इंडिकेशन उद्देश्य में होना चाहिए. किस आधार पर होना चाहिए कि उनके नीड्स क्या है और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, जहां के लिए हम प्रोग्राम प्लानिंग करने जा रहे हैं. टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक एंड एक्शनेबल. ठीक है ना. देयर इज नीड टू स्टेट देम इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक गोल्स. मेक द ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक, एक्शनेबल. एक्शनेबल मतलब कि जिसको हम पूरा कर सकें. इस प्रकार से उद्देश्य का निर्धारण हम करें, और इसमें अगर हम गोल भी हम शामिल कर दें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, तो ऑब्जेक्टिव के साथ अगर हम गोल डाल रहे हैं तो गोल का मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एक निश्चित गैप हमको पूरा करना है. ठीक है ना. और एक निश्चित समय भी वहां पर होना चाहिए. ठीक है ना. It is necessary to discuss with the local people and local institutions which shall also legitimize the program planning process. और यहाँ पे अति आवश्यक चीज क्या है कि कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया को वैध अगर हमको करना है, लेजिटिमाइज करना है, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों से भी हमको कंसर्न करना चाहिए. उनसे हमको पूछना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोग्राम जो बनाया जा रहा है वो सही में आपके बेनिफिट के लिए है कि नहीं. ठीक है ना. तो उनसे पूछ के उसको
हमको लेजिटिमाइज करना है, वैध करना है। फिर पांचवा स्टेप आप लोग देख रहे हैं, डेवलपिंग प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है ना। तो प्लान ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? प्लान ऑफ वर्क मतलब कार्य योजना, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज सो अरेंज्ड, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, जो भी कार्य हम करने जा रहे हैं उन कार्यक्रमों को, उन कार्यों को अगर हम प्रॉपरली अरेंज कर दें, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद, वो प्लान ऑफ वर्क होगा। और कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? इसी में अगर हम टाइम बाउंड कर दें, इस पर्टिकुलर पहली एक्टिविटी को हमको इस महीने के फर्स्ट वीक तक कंप्लीट करना है, दूसरी एक्टिविटी जो है उस महीने के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, तीसरी एक्टिविटी जो है दूसरे महीने के एंड तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस टाइप से अगर उसको टाइम बाउंड कर दें तो कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको पांचवें स्टेप में करना है, प्लान ऑफ वर्क शुड बी इन रिटन फॉर्म एंड शैल इंडिकेट हु शैल डू व्हाट जॉब। ये प्लान ऑफ वर्क जो है रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? इंडिकेट हु शैल डू, मतलब कौन करेगा किस काम को, इसका क्लियर कट इंडिकेशन वहां पर होना चाहिए। द प्लान शुड हैव ऑल द एसेंशियल डिटेल्स एंड नो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी लेफ्ट आउट, ठीक है ना। जो भी आवश्यक डिटेल्स है वो सारी की सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण चीज छूट ना रहा हो, ये हमको देखने की आवश्यकता है। द कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लान ऑफ वर्क एंड शैल स्पेसिफाई व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क शैल बी डन, प्रिफरेबली मेंशनिंग डेट एंड टाइम, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले बताया, प्लान ऑफ वर्क हमने बना लिया, क्या क्या एक्टिविटीज करना है, एक्टिविटीज का सीक्वेंस क्या होगा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज हमको कब करना है, जब हम डेट और टाइम उसमें मेंशन कर दें तो कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन उस पर्टिकुलर टाइम में उसको करना है, या उस पर्टिकुलर टाइम तक वो काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर सिक्स पॉइंट या छठवां स्टेप बोले हम एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस का, तो यह है फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। जो भी प्लान ऑफ वर्क हमने बनाया है, कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन, टाइम और डेट हमने फिक्स कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस काम को हम करना प्रारंभ करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉलो थ्रू, ठीक है ना। इट इज नॉट रूटीन टाइप ऑफ वर्क एज मेनी पीपल मे थिंक। रूटीन टाइप ऑफ का काम नहीं है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की, जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हमको करना है वो एक्टिविटी किस प्रकार के होंगे? कंडक्टिंग मेथड डिमोन्स्ट्रेशन, हमको विधि प्रदर्शन वगैरह करना है, मेकिंग रेगुलर विजिट्स, रेगुलर बेसिस पे हमको विजिट करना है, मॉनिटरिंग करना है, ठीक है ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहां पे ऑर्गेनाइज करने हैं, ये सारी एक्टिविटीज आती है एक्सटेंशन प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये सारे काम करना हमको स्टार्ट करना। फिर आपको ऑब्टेनिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, और इस स्टेज में फीडबैक लेते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सातवां स्टेप है इसका इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है ना, मूल्यांकन करना। जो भी प्रगति हमने प्राप्त की है उसका मूल्यांकन करना, जो भी कार्यक्रम हम चलाए हैं और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारा था, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हम प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये जानना इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एक्सटेंट टू विच वी हैव एबल टू अटेन अवर ऑब्जेक्टिव। जो भी उद्देश्य हमने बनाए थे उन उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, ये जानना evolution of progress, ठीक है ना। It should be a continuous process not only to measure the end result but also to ensure that all the steps are correctly followed। ये continuous process लगातार हमको करने की आवश्यकता है, लेकिन केवल एंड रिजल्ट जानना बस नहीं होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन का उद्देश्य हमारा क्या होता है कि हर एक स्टेप को प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर पाए कि नहीं कर पाए, ये चीज भी जानना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है ना। इवोल्यूशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब औपचारिक या अनौपचारिक दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है ना। रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम। अब इवोल्यूशन से हमको पता चलेगा कि अगर हमारा कहीं पे हम फेलियर हो गए या कुछ लेकिन रह गई जिसकी वजह से रिजल्ट हम सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार करते हैं कि कहाँ पर हमसे गलती हो गई, उस गलती को दूर करते हुए रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है ना, फिर से हम उस प्रोग्राम को चलाते हैं और हम एक्सपेक्टेड जो भी रिजल्ट्स हैं वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं।
ठीक है ना। तो ये 8 स्टेप्स है आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस के। थैंक यू वेरी मच